प्रिय व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख यूपीआई गोज ग्लोबल, लिस्ट ऑफ कंट्रीज एक्सेप्टिंग इंडियाज डिजिटल पेमेंट सिस्टम के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। सोने की चिड़िया और विश्वगुरु के नाम से विख्यात भारत कभी अपने व्यापार और नवाचार के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध था, लेकिन औपनिवेशिक शासन ने भारत की कमर इस तरह तोड़ दी कि भारत अपना यह गौरव खो बैठा। हालांकि हालिया समय में एक बार फिर भारत ने नवाचार और व्यापार दोनों ही क्षेत्र में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी है। आलम यह है कि आज भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम और यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर है। तो वहीं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग की माने तो भारत नवाचार में 40वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही भारत 100% वित्तीय समावेशन की दिशा में बढ़ते हुए फिनटेक क्षेत्र में भी लगातार तरक्की करता जा रहा है। आज भारत दुनिया में सबसे अधिक वित्तीय प्रौद्योगिकी यानी फिनटेक यूनिकॉर्न वाले देशों में तीसरे स्थान पर खड़ा है। देखा जाए तो फिनटेक के क्षेत्र में भारत की टेक्नोलॉजी आज वैश्विक दमखम रखती है। आज नेपाल, भूटान जैसे देश ही नहीं बल्कि यूरोपीय देश फ्रांस भी भारतीय फिनटेक नवाचार यूपीआई को अपनाकर भारतीय प्रौद्योगिकी की तारीफ कर चुके हैं। हाल ही में भारत ने श्रीलंका और मॉरिशस में भी यूपीआई लॉन्च किया है। भारत के इन कदमों से एक ओर जहां अमेरिका को चिंता है कि बहुत ही जल्द भारत वैश्विक व्यापार से डॉलर को बाहर कर देगा, तो वहीं कई देश भारत के इस नवाचार से जुड़कर डॉलर हेजेमनी को तोड़ना चाहते हैं। जबकि इसके माध्यम से जहां भारत 100% वित्तीय समावेशन का लक्ष्य हासिल करते हुए काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था को तोड़ना चाहता है, वहीं फिनटेक क्षेत्र में भारत पश्चिमी और अमेरिकी प्रभाव से निकलकर अपनी पहचान बनाने की चाह भी रखता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यह यूपीआई क्या है, जिसके माध्यम से भारत ने इतने व्यापक लक्ष्य रखे हैं। इन व्यापक लक्ष्यों को कैसे हासिल किया जा सकता है? क्या सही में यूपीआई डॉलर हेजेमनी को तोड़ सकता है? अगर हां, तो कैसे? भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यूपीआई इतना महत्वाकांक्षी क्यों है? वैश्विक स्तर पर इसका क्या प्रभाव होगा? इसे और बेहतर कैसे किया जा सकता है? आज की चर्चा में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आइए तो सबसे पहले यूपीआई और उसकी विशेषताएं जान लेते हैं। यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। ये तत्काल भुगतान सेवा या आईएमपीएस का उन्नत संस्करण है। ये कैशलेस भुगतान को तीव्र और आसान बनाने के लिए 24 घंटे धन हस्तांतरण सेवा है। यह एक तरह का मोबाइल फर्स्ट भुगतान प्रणाली है। दूसरे शब्दों में यूपीआई एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा कई बैंकिंग सुविधाओं जैसे फंड रूटिंग और मर्चेंट भुगतान की शक्ति प्रदान करती है। इसे वर्ष 2016 में एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 21 सदस्य बैंकों के साथ मिलकर लॉन्च किया था। आज इससे लगभग 500 बैंक जुड़ गए हैं। पारंपरिक तरीकों के विपरीत यूपीआई से फंड ट्रांसफर के लिए प्राप्तकर्ता के अकाउंट नंबर की जानकारी की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि केवल प्राप्तकर्ता की यूपीआई आईडी, मोबाइल नंबर या क्यूआर कोड स्कैन करके ही ट्रांसफर किया जा सकता है। ऐसे में यह प्रक्रिया न केवल सरल है बल्कि सुरक्षित भी है। असल में इसके माध्यम से हर बार ग्राहक द्वारा लेन देन शुरू करने पर बैंक विवरण या अन्य संवेदनशील जानकारी दर्ज करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इससे साइबर खतरे की संभावना कम हो जाती है। इतना ही नहीं, सभी ऐप्स में ये सुसंगत यूपीआई लेन देन पिन क्रॉस ऑपरेबिलिटी को बढ़ाता है, जिससे 24/7 लेन देन में सक्षम हो जाता है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि यूपीआई के माध्यम से लेन देन में किसी तरह का लागत देय नहीं होता। तो अब जानते हैं कि यूपीआई के माध्यम से
भारत कैसे बनेगा ग्लोबल। आज यूपीआई भारत के साथ साथ श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान और नेपाल में कार्यरत है, जबकि कई देशों में इस संबंध में बात चल रही है। संभावना है कि मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर, कंबोडिया, दक्षिण कोरिया, जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में बहुत ही जल्द यूपीआई शुरू हो सकती है। इसे देखते हुए हम कह सकते हैं कि आज यूपीआई भारत की नरम आर्थिक शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य कर रहा है। अमेरिका के बारे में एक प्रमुख कथन है कि डॉलर हमारी करेंसी है पर दूसरे देशों की समस्या है, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर की संप्रभुता है। आंकड़ों में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 80% व्यापार डॉलर में ही होता है। यही कारण है कि दूसरे सभी देश अपने रिजर्व में डॉलर की एक बड़ी राशि रखते हैं। ऐसे में डॉलर के एक्सचेंज रेट में आई कोई भी उतार चढ़ाव से दूसरे देशों की करेंसी प्रभावित होने लगती है। यही कारण है कि कोई भी भू राजनीतिक घटना दूसरे देशों को मुश्किल में डाल देती है। लेकिन अगर यूपीआई के माध्यम से लेन देन शुरू कर दें तो करेंसी उतार चढ़ाव से बहुत हद तक राहत मिल जाएगी। इसका एक फायदा यह भी होगा कि आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य व्यापार के पेमेंट सेटलमेंट में लगभग 24 घंटे लगते हैं, लेकिन यूपीआई के माध्यम से यह सेटलमेंट मिनटों में संभव हो सकेगा। इतना ही नहीं, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रूस को स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया गया था। इसके कारण रूसी बैंकों और उसके ग्राहकों को विदेशियों के साथ वित्तीय लेन देन करने, दायित्व को पूरा करने, निर्यात का भुगतान प्राप्त करने या आयात के लिए अल्पकालिक ऋण प्रदान करने में दुविधा का सामना करना पड़ा था। अगर देश यूपीआई सिस्टम से जुड़ेंगे तो भारत को निकट भविष्य में स्विफ्ट बैंकिंग मैसेजिंग सिस्टम से बहिष्कृत होने के बावजूद कोई जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा, जिस पर कि पश्चिमी देशों और अमेरिका का प्रभाव है। यूपीआई अगर ग्लोबल हो जाता है तो इससे मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड का वर्चस्व भी टूटेगा। चलिए अब देखते हैं क्यों फायदेमंद है यूपीआई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने लाभों के अतिरिक्त यूपीआई की बढ़ती लोकप्रियता का भारत में डिजिटल भुगतान परिदृश्य पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। यूपीआई ने लाखों भारतीयों के लिए डिजिटल भुगतान को अधिक सुविधाजनक और सुलभ बनाया है। इससे देश में नकदी के उपयोग को कम करने में भी मदद मिली है। इसे हम यूं समझ सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से हुए कुल लेन देन ने 100 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। इसके अलावा यूपीआई व्यवसायों के लिए भी एक वरदान रहा है। यूपीआई ने व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान स्वीकार करना आसान बना दिया है, जिससे उनकी बिक्री और पहुंच बढ़ाने में मदद मिली है। इसके साथ ही इसने व्यवसायों के लिए व्यवसाय करने की लागत को कम करने में भी मदद की है, क्योंकि अब उन्हें नकदी संभालने का खतरा नहीं उठाना पड़ता है। इसने वित्तीय समावेशन बढ़ाकर देश की बड़ी आबादी को डिजिटल टेक्नोलॉजी से भी जोड़ा है। इसने भ्रष्टाचार और काले धन के प्रसार को भी रोका है, साथ ही कर राजस्व में वृद्धि की है। वहीं डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र ने फिनटेक स्टार्टअप और अन्य संबंधित व्यवसायों के विकास को भी बढ़ावा दिया है। इससे भारत के फिनटेक सेक्टर में एफडीआई बढ़ा है। इसे हम यूं समझ सकते हैं कि कोविड-19 महामारी के कारण जैसे जैसे डिजिटल भुगतान में वृद्धि होती गई, देश में फिनटेक सेक्टर में एफडीआई बढ़ता गया। इसमें यूपीआई का बड़ा हाथ रहा। इसके माध्यम से लेन देन साल दर साल 50% से अधिक बढ़ गया। यूपीआई लेन देन की जनवरी में 18.41 ट्रिलियन रुपए के आंकड़ों को भी पार कर लिया है। यही कारण है कि भारत में फिनटेक सेक्टर में ग्लोबल फंडिंग में हिस्सेदारी 14% के लगभग हो गई है, जबकि 2030 तक भारत के फिनटेक बाजार का 2.1 ट्रिलियन डॉलर तक होने का अनुमान है, यानी इसमें और वृद्धि की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा भारत के लिए यह इसलिए भी फायदेमंद है क्योंकि भारत की एक बड़ी आबादी विदेशों में, खासकर मिडिल ईस्ट में कार्यरत है। मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी अमेरिका में 30 मिलियन से अधिक भारतीय प्रवासी कार्यरत हैं। ऐसे में उनके लिए रेमिटेंस भेजना आसान होगा। साथ ही 24/7 नेटवर्क उपलब्धता से यह न केवल त्वरित होगा बल्कि हर समय उपलब्ध भी होगा। इसमें प्रेशर के बढ़ने की संभावना है। इसके अतिरिक्त दूसरे देशों की यात्रा करने पर
अब लोगों को अंतर्राष्ट्रीय डेबिट क्रेडिट कार्ड नहीं ले जाने होंगे, न ही उन्हें किसी देश की यात्रा करते हुए वहां की लोकल करेंसी ले जानी होगी। इसके साथ ही आम लोगों के लिए एक फायदा ये भी है कि मास्टर कार्ड, वीजा आदि मर्चेंट डिस्काउंट रेट के नाम पर एक बड़ी राशि दुकानदारों से वसूलते हैं, जिसका भार अंततः ग्राहकों को उठाना पड़ता है। जबकि यूपीआई में पैसे ट्रांसफर पर कोई चार्ज नहीं वसूला जाता। ऐसे में आम लोगों की लागत भी कम होगी। अब इतने लाभों के बीच हम जानते हैं कि आखिर इसमें समस्या क्या है। देखा जाए तो यूपीआई के अंतर्राष्ट्रीय विस्तार में उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहली समस्या तो ये है कि प्रत्येक देश अपनी सुविधानुसार वित्तीय नियमों, तकनीकी बुनियादी ढांचे और उपभोक्ता व्यवहार के अनुरूप अपनी डिजिटल भुगतान प्रणाली का निर्माण करता है। ऐसे में दूसरे देशों की डिजिटल भुगतान प्रणाली को एकीकृत करने का कार्य एक जटिल मुद्दा है। दूसरी बात यह भी है, यूपीआई वन साइज फिट फॉर ऑल के तर्ज पर काम नहीं कर सकता। इसके लिए यूपीआई को स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखना होगा। ऐसे में हर देश के लिए एक अलग सिस्टम बनाना काफी चुनौतीपूर्ण होगा। वहीं साइबर सुरक्षा की चुनौतियां, उपभोक्ता संरक्षण जैसे मुद्दे भी यूपीआई पहुंच को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। चूंकि यह बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, डाटा इज द न्यू ऑयल। ऐसे में इस डाटा के दौर में कोई भी देश अपने नागरिकों के डाटा को सहेजकर संरक्षणवादी नीतियां लागू कर रही है। ऐसे में यूपीआई के साथ यह एक बड़ी समस्या है कि इसके तहत रजिस्टर्ड यूजर्स के डाटा कहां स्टोर किए जाएंगे। भारत इन डाटा को स्टोर करे, इसे लेकर दूसरे देश आपत्ति जता सकते हैं। एक दिक्कत यह भी है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन इंडिया में फ्री है, पर क्या अंतर्राष्ट्रीय देशों में भी ये फ्री होगा? इसे लेकर अभी ठीक से विचार नहीं किया गया। चूंकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भारत ने जो व्यय किया है, उसकी पूर्ति कहां से होगी? भारत अभी फ्री में यूपीआई प्रक्रिया को दूसरे देशों तक पहुंचाए और बाद में इस पर चार्ज लेना शुरू कर दे, तो इससे दूसरे देशों का भारत पर विश्वास कम होगा और वे वैकल्पिक रास्ते तलाशने लगेंगे। यूपीआई ट्रांसफर लिमिट किस देश में कितनी होगी, भारत को इस पर भी विचार करना होगा। इसके अलावा इसमें निरंतर नवाचार की भी आवश्यकता है, यानी भारत को लगातार यूपीआई को अपग्रेड करते रहना होगा। एक समस्या बैंकों के लिए बुनियादी ढांचा चुनौतियों की भी है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बैंकिंग बुनियादी ढांचे और तकनीक प्रणालियों को उन्नत करना महत्वपूर्ण है। चूंकि बैंकों को यह सुनिश्चित करना होता है कि उनके सर्वर बिना किसी गड़बड़ी या डाउन टाइम के यूपीआई लेनदेन की बढ़ती मात्रा और आवृत्ति को संभालने में सक्षम हों। इसके अलावा एक समस्या यह भी है कि अगर बैंकों से इतर एक समानांतर बैंकिंग प्रणाली विकसित हो रही है, तो पारंपरिक बैंक अपनी पहुंच कैसे बनाए रखें? यूपीआई के माध्यम से तीसरे पक्ष द्वारा लेनदेन के लिए कई बार केवाईसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता। इसमें भी फ्रॉड की संभावना बढ़ जाती है। हालिया समय में पेटीएम पर आरबीआई द्वारा लिए एक्शन के माध्यम से इसे समझा जा सकता है। ऐसे में इसे रोकना भी एक बड़ी चुनौती है। आइए अब हम जानते हैं कि आगे की राह क्या होनी चाहिए। हाल ही में संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए इसकी समस्याओं को उजागर किया है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति ने कहा है कि यूपीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 में मात्रा के संदर्भ में कुल डिजिटल भुगतान का 73.5% हिस्सा हासिल किया है, लेकिन मूल्य के हिसाब से इसकी हिस्सेदारी इसी अवधि में केवल 6.67% थी। दूसरी समस्या ये है कि वॉलमार्ट समर्थित फोनपे और गूगल पे जैसी विदेशी संस्थाओं के स्वामित्व वाली फिनटेक कंपनियां, ऐप और प्लेटफॉर्म भारतीय फिनटेक क्षेत्र पर हावी हैं, जबकि एनपीसीआई की भीम यूपीआई की बाजार हिस्सेदारी मात्र 0.22% ही है। इसे हम यूं समझ सकते हैं कि पिछले साल दिसंबर में जहां फोनपे का उपयोग करते हुए ग्राहकों द्वारा कुल 5,642.66 मिलियन लेनदेन शुरू किए गए थे, वहीं 4,375 मिलियन ने गूगल पे का उपयोग किया था, जबकि केवल 24.30 मिलियन ने ही भीम ऐप का उपयोग किया था। यानी यूपीआई की पहुंच तो बड़ी है, पर तीसरे प्लेटफॉर्म या पक्ष के माध्यम से। ऐसे में समिति ने सिफारिश की है कि यूपीआई के माध्यम से हुए कुल ट्रांजैक्शन का 30% से अधिक तीसरे पक्ष के द्वारा न किए जाएं। इसकी घोषणा एनपीसीआई ने
वर्ष 2020 में की थी। हालांकि अनुपालन की समय सीमा अब 31 दिसंबर 2024 तक कर दी गई है। इसे लागू किया जाना चाहिए। समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि कई फिनटेक कंपनियों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा रहा था। ऐसे में इस पर रोक लगाने के लिए प्रभावी नियामक ढांचे स्थापित किए जाएं। समिति के आंकड़ों के अनुसार यूपीआई धोखाधड़ी से प्रभावित उपयोगकर्ताओं का प्रतिशत 0.0189% है। इस पर रोक लगाने का प्रयास हो। मैकिन्से की वैश्विक भुगतान रिपोर्ट के अनुसार भारत में तत्काल भुगतान से भविष्य की राजस्व वृद्धि में केवल 10% से कम योगदान की उम्मीद है, क्योंकि यूपीआई के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। हालांकि यह कागज रहित प्रक्रिया नकद लेनदेन के प्रबंधन की छिपी हुई लागत को समाप्त करती है, लेकिन फिर भी लॉन्ग रन में इससे मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसलिए यूपीआई उपभोक्ताओं से कुछ न्यूनतम शुल्क लेने पर विचार कर सकती है। हालांकि उपभोक्ताओं पर इसका अत्यधिक भार ना पड़े, इसका ध्यान रखना होगा। वहीं नए देशों तक पहुंच बनाए रखने के लिए पहले यूपीआई को जिन देशों में लागू किया गया है वहां इसका प्रभाव बढ़ाना होगा। असल में भारत के बाहर क्यूआर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी तरह से विकसित नहीं है। भारत को दूसरे देशों में इसकी पहुंच बढ़ाने पर भी जोर देना होगा। एक और मुद्दा यह है कि यूपीआई के माध्यम से ज्यादातर छोटे मोटे लेनदेन होते हैं, जबकि उच्च मूल्य वाले लेनदेन अभी भी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से होते हैं। इसका सामना यूपीआई कैसे करेगी? यह भी विचारणीय होगा कि G20 मीटिंग के दौरान भारत ने जिस तरह इसका डेमो दिया था, वैसे डेमो पर और भी विचार किया जा सकता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा देश इसके बारे में जाने। इसके अतिरिक्त दूसरे देशों तक पहुंच के लिए भारत को अपने आर्थिक, सांस्कृतिक, सामरिक रिश्तों को और बेहतर करते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उनके लेनदेन बढ़ें। इस पर मेहनत करने की आवश्यकता है। उम्मीद है कि भारत बहुत ही जल्द सभी चुनौतियों से पार पालेगा। तो चलिए व्यूअर्स, आज की चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। सवाल है, क्या भारत यूपीआई के माध्यम से अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को तोड़ सकता है? इस रास्ते में क्या क्या मुश्किलें आएंगी और कैसे इसे सुधारा जा सकता है? चर्चा कीजिए। नमस्कार, आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।